जब हम इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं स्पेशली हाईवेज, तो बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती है, प्लानिंग से लेके एग्जीक्यूशन तक और फिर हैंडओवर भी। ये सब करते हुए बिहाइंड द सीन्स क्या होता है? पहला तो हो गया कि कॉन्सेप्ट एंड प्लानिंग। Yes. उसके बाद फिर हम उसकी इंजीनियरिंग एस्पेक्ट को डिसाइड करने के लिए डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाते हैं। फिर प्रोजेक्ट की बिडिंग होती है, फिर कंस्ट्रक्शन स्टेज आता है और फिर ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस होता है। क्या स्पेसिफिक चैलेंजेस आते हैं जब एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट हो रहा है? रोड डेवलपमेंट एक कंटिन्यूअस लीनियर प्रोजेक्ट है और इसमें एवरी किलोमीटर या एवरी इंच के ऊपर एक डिफरेंट पर्सन है, जिससे आपको डिफरेंट आर्ग्यूमेंट या डिफरेंट रीजनिंग दे के उसको कन्विंस करना है कि ही शुड सपोर्ट दैट रोड डेवलपमेंट एक्टिविटी। या समवन इज एस्पिरेशनल टू वर्क इन गवर्नमेंट, तो उसको खुद में क्या स्किल डेवलपमेंट करनी चाहिए? कि हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब का विजन है कि बाय द टाइम वी रीच 2047, दैट इज 100 years फ्रॉम आवर इंडिपेंडेंस, वी शुड बी अ डेवलप्ड नेशन। जैसे भारतमाला में सोचा गया है कि हम 26,000 किलोमीटर के एक्सप्रेस वेज बनाएंगे, अभी हम 6,000 किलोमीटर हमने करीब करीब कंप्लीट कर दिया। तो 20 years में वी हैव टू गो 20 times। तो हमारा ग्राफ चाइना की तरह एकदम वर्टिकल खड़ा होने वाला है इंफ्रास्ट्रक्चर में। तो इसमें तो जितने इंजीनियर्स लगे हैं इनसे 20 times और लगने ज़्यादा हैं। लगने चाहिए कि 2047 में रोड्स किस तरह से होंगे, व्हाट कैन द पब्लिक एक्सपेक्ट? India is building highways at a record pace. But here's the question no one is really asking. What does it actually take to make those projects happen on the ground? The delays, the pressures, the invisible challenges, and the decisions that can change the fate of an entire project. Welcome to the Infra Dialogues, conversations that build the future. And in this podcast, we go beyond what you see on the surface, the leadership behind India's transformation of infrastructure. Today, it is truly an honor to host someone whose journey reflects not just experience, but decades of commitment to building India's highways, systems, and scale. We are joined by Shri Anshumali Srivastav, Chief General Manager Tech and Regional Officer Mumbai NHAI. With nearly 3 decades of experience, his journey spans from IIT Roorkee to FMS Delhi and most recently an executive MBA from MIT Sloan, bringing together deep technical expertise with global strategic perspective. He has been at the forefront of India's highway transformation from the Golden Quadrilateral and Bharatmala projects to delivering 4,000 kilometers of concrete roads in Maharashtra. And today he is overseeing some of the country's most critical expressway projects with investments of nearly 1 lakh crore. Sir, it's truly a privilege to have you on Infra Dialogues. So, sir, स्टार्ट करते हुए आप कम से कम 30 साल से ऊपर NHAI एंड काफ़ी मिनिस्ट्री में भी आप काम कर चुके हो। जब हम इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं स्पेशली हाईवेज, तो बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती है, प्लानिंग से लेके एग्जीक्यूशन तक और फिर हैंडओवर भी। ये सब करते हुए बिहाइंड द सीन्स क्या होता है इन एन NHAI ऑफिस? या पब्लिक को सिर्फ वो रोड बना हुआ दिखता है या डिले है प्रोजेक्ट में उतना ही दिखता है, बट एक्चुअली उसके पीछे कितने स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व होते हैं, कितनी सारी चीज़ें होती है जो आपको ओवरसी करनी पड़ती है, तो उसके बारे में हम जानना चाहते हैं। एक्चुअली जो पूरे हाईवे प्रोजेक्ट की लाइफ साइकिल अगर मैं कहूँ तो कम से कम 5 स्टेजेस में उसको मोटा-मोटा डिसाइड किया जा सकता है। पहला तो हो गया कि कॉन्सेप्ट एंड प्लानिंग। इस स्टेज में हम ये डिसाइड करते हैं कि कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को हमें आगे लेके जाना है, उसके क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, एक उसकी कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस की जाती है, जिससे ये डिसाइड हो जाता है कि ठीक है, ये प्रोजेक्ट अब हम आगे लेके जाएँगे। तो वो फर्स्ट स्टेज हो गया। उसके बाद फिर हम उसकी इंजीनियरिंग एस्पेक्ट को डिसाइड करने के लिए डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाते हैं, जिसमें फील्ड सर्वे इन्वॉल्व होता है, मटेरियल सर्वे इन्वॉल्व होता है, कॉस्टिंग इन्वॉल्व होती है, फिर डिटेल्ड डिज़ाइनिंग इन्वॉल्व होती है। उसके बाद फिर हम उस प्रोजेक्ट को गवर्नमेंट की जो अप्रूवल की प्रोसेस है, डिपेंडिंग अपॉन कि इस प्रोजेक्ट की कितनी कॉस्ट है, अलग-अलग लेवल पे उसकी कॉम्पिटेंसीज़ हैं, फिर हम एप्रोप्रिएट कमिटी या जो उसकी अथॉरिटी है उससे उसकी अप्रूवल लेते हैं प्रोजेक्ट की।
फिर प्रोजेक्ट की बिडिंग होती है, फिर कंस्ट्रक्शन स्टेज आता है और फिर ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस होता है। तो ये 5 साइकिल किसी भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट की होती हैं। पब्लिक के पास 4th साइकिल में प्रोजेक्ट पहुंचता है, इंफॉर्मेशन आती है। तो वो जैसा भी पहले कहा जाता था कि जो जापानीज हैं वो प्लानिंग में अगर किसी प्रोजेक्ट को बनाना है 20 साल अगर लगा तो 18 साल प्लानिंग और कॉन्सेप्ट और डिजाइनिंग करते हैं और 2 साल में एग्जीक्यूट कर देते हैं। इतनी इंपॉर्टेंट है पहले की 4 स्टेप्स। सेम एस्पेक्ट यहाँ इंडिया में भी रिपीट हो रहा है। तो ग्राउंड में प्रोजेक्ट दिखने के पहले जैसे अभी हमारा वडोदरा मुंबई एक्सप्रेसवे है, तो वडोदरा मुंबई एक्सप्रेसवे महाराष्ट्र पोर्शन जो शुरू हुआ वो 2012 से प्लानिंग शुरू हो गई और पब्लिक आज उसको ग्राउंड पे देख पा रही है। 2012 में सैटेलाइट इमेजरी से सबसे पहला प्लान था कि कॉन्सेप्ट और प्लानिंग उसकी करना कि ये प्रोजेक्ट लेना है कि नहीं लेना है। जब डिसाइड हुआ फिर उसकी डिटेल सर्वे शुरू हो गई 2013-14 के बाद। फिर 2017 में हमने प्रोजेक्ट अवार्ड किया। अभी 2018-19 में काम शुरू हुआ, लैंड एक्विजिशन हुआ, ये सब करके अभी कंप्लीट हो रहा है। एंड एग्जीक्यूशन किस तरह से होता है कॉन्ट्रैक्टर से आज के सबसे पहले तो एक ट्रांसपेरेंट तरीके से कम्पिटिटिव बिडिंग करके हम कॉन्ट्रैक्टर को इंडक्ट करते हैं प्रोजेक्ट में, और उसके बाद NHAI का जो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज के पास जो 2014 के साथ जो पॉपुलर मॉडल चल रहा है वो है डिज़ाइन हम कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर काफ़ी फ्रीडम देते हैं उसको। उसके 2 फायदे हैं, एक तो ये डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ टोटल प्रोसेस हो गया। इससे क्या हो रहा है कि अगर मेरी एक छोटी यूनिट है डिज़ाइन की, जैसा कि पहले होता था दूसरे डिपार्टमेंट्स में कि वो मेरी डिज़ाइन की 40-50 लोग हैं, तो वो एक स्टीरियोटाइपिंग डिज़ाइन करने लगेंगे, सारे प्रोजेक्ट एक जैसे दिखेंगे आपको, और एक इनोवेशन एक लिमिट को अटैच करके रुक जाएगा। हमारे जो 3 मॉडल हैं EPC, हैम और BOT, तीनों के तीनों में डिज़ाइन की फ्रीडम कॉन्ट्रैक्टर को है। तो मोर देन 900 कॉन्ट्रैक्टर एट अ टाइम पर ईयर काम कर रहे होते हैं, इतने सारे प्रोजेक्ट हैं हमारे। तो अब ये आप समझिए कि 900 कॉन्ट्रैक्टर डिफरेंट तरीके से थिंकिंग करके इतने सारे लोगों को डाउन द लाइन इंडस्ट्री में डिज़ाइनर को इन्वॉल्व करके एक डिफरेंट डिज़ाइन ला रहे हैं। तो हमारे पास एक प्लेथोरा ऑफ डिज़ाइन क्रिएट हो रहा है। मतलब एट एवरी ईयर जितने नए प्रोजेक्ट आते हैं उतने डिज़ाइनर इन्वॉल्व हो जाते हैं। इवन दो वो प्रोसेस ठीक है हमारे पास आता है, हम लोग उसको वेरीफाई करते हैं, चेक करते हैं, बट इसीलिए इनोवेशन बहुत ही रैपिड तरीके से हो रहा है। और जिसका एक छोटा रिफ्लेक्शन हम देखते हैं कि हमारी जो बिडिंग की कॉस्ट आ रही है, कई कॉन्ट्रैक्टर हमारे जो स्टैंडर्ड रेट्स हैं उनसे एवरेज में 20-25% नीचे कम से कम आती है। तो वो यही है कि जो एवरी ईयर पीपल आर लर्निंग कि भाई वेयर वी कैन डू मोर एफिशिएंट वे इन लेस कॉस्ट और फास्टर कंस्ट्रक्शन। तो एक तो हमारी डिजाइन स्पीड बढ़ रही पर किलोमीटर, जैसे हम माननीय गडकरी साहब बताते हैं एवरी ईयर हमारी जो कॉस्ट ऑफ रैपिड पेस है, जैसे हम रफली 10,000 किलोमीटर एवरी ईयर कंस्ट्रक्ट करते हैं और कॉस्ट भी कम होती जा रही है। वो इसीलिए क्योंकि ये जो इनोवेटिव अप्रोच हमने फॉलो करी कि डिज़ाइन का हमने डेमोक्रेटाइजेशन कर दिया और हमारे बहुत सारी पॉलिसीज और सर्कुलर इसको इनेबल करते हैं कि आप उसको रिस्ट्रिक्ट मत करो। और सस्टेनेबल मटेरियल्स भी काफी यूज हो रहे हैं, जिससे इनोवेशन में सस्टेनेबिलिटी भी आ रही है और इसका मतलब डायरेक्ट इफेक्ट अगर आप देखेंगे तो जो हमारे हाईवेज हैं वो ज़्यादातर ज़मीन से आसपास के ग्राउंड से 4-5 मीटर कम से कम ऊपर होते हैं। तो हमने जो मिट्टी की सेविंग करी है, क्योंकि स्लोप्स के ऊपर हम सस्टेनेबल मटेरियल जूट है, जियो टेक्सटाइल है, पॉलीमर से स्लोप को स्टेबलाइज करते हैं। तो एक तो हमारे पास सर्विस रोड के लिए 5-6 मीटर जगह एक्स्ट्रा बच जाती है, जो मेरा लैंड एक्विजिशन बचता है। जो अर्थ है, जो टॉप लेयर हम यूज़ करते हैं वो हम काफ़ी सेविंग करते हैं। तो अभी NHAI के बहुत सारे प्रोजेक्टों को ग्रीन रेटिंग करने की भी बात शुरू हुई है, क्योंकि इंडिया पेरिस क्लाइमेट अकॉर्ड का एक हिस्सा है। तो और अभी कुछ मे बी कमिंग ईयर्स में सारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट की ग्रीन रेटिंग अभी कंपलसरी होने वाली है। और NHAI ने इसके ऊपर ऑलरेडी सस्टेनेबल मटेरियल्स के लिए और सस्टेनेबल कंस्ट्रक्शन प्रैक्टिसेस के लिए काफ़ी पहले से ही ये शुरू कर दिया है। तो ये सब जब होता रहता है, क्या स्पेसिफिक चैलेंजेस आते हैं जब एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट हो रहा है? एक्चुअली आई हैव क्लोजली वॉच्ड development of infrastructure in oil and petroleum field, then in airport, and now in highways. Those other sectors like where airport is being made, where railway station is being made, or a refinery is being made, एक localized area है जिसमें आप पब्लिक को एक बार कन्विंस करके उसकी बाउंड्री बना लेते हो, कंस्ट्रक्शन शुरू कर देते हैं।
रोड डेवलपमेंट एक कंटिन्यूअस लीनियर प्रोजेक्ट है और इसमें एवरी किलोमीटर या एवरी इंच के ऊपर एक डिफरेंट पर्सन है, जिससे आपको डिफरेंट आर्ग्यूमेंट या डिफरेंट रीजनिंग देके उसको कन्विंस करना है कि ही शुड सपोर्ट दैट रोड डेवलपमेंट एक्टिविटी। तो इसकी सबसे पहली प्रोसेस शुरू होती है जब मेरा प्रोजेक्ट के अलाइनमेंट फाइनलाइज हो रहा था। तो हम यूजुअली डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के ऑफिस में प्रोजेक्ट का अलाइनमेंट में पब्लिक कंसल्टेशन करते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली रोड इज बीइंग मेड फॉर पब्लिक। उस पब्लिक कंसल्टेशन में काफ़ी सारे जो कंसर्न सिटीजन्स हैं, जो जागरूक नागरिक हैं, प्लस जो एनजीओज हैं या जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, वो सब लोग आते हैं और अपनी बात रखते हैं। तो जितने लोग उस पब्लिक कंसल्टेशन में पार्ट लेते हैं, प्लस इसमें फिर जब लैंड एक्विजिशन, क्योंकि हम कंपलसरी लैंड एक्विजिशन करते हैं क्योंकि द प्रोजेक्ट इज अ नेशनल इम्पोर्टेंस प्रोजेक्ट। तो कंपलसरी लैंड एक्विजिशन में एक प्रोसेस है जिसमें ओनर कैन नॉट डिनाई द parting of the land. Only thing he can dispute the compensation amount. यहाँ पे एक चैलेंज है, क्योंकि जब तक उस आदमी को अगर पैसा नहीं मिलता है, वो लैंड नहीं देगा, तो उसको दूसरी जगह शिफ्ट होने के लिए भी कोई ऑप्शन नहीं होता है। तो प्रैक्टिकली जब तक हम लैंड ओनर को पैसा डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पाते हैं, तो ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे डिस्ट्रिक्ट प्रशासन भी हमारी ज़्यादा हेल्प नहीं कर पाता है। तो इन केस की लैंड म्यूचुअली कंसेंटेड प्राइस पे हो गया तब तो हमें लैंड मिल जाता है, बट 5 to 10% एरिया ऐसा हमेशा रह जाता है जिसमें लैंड ओनर एग्री नहीं करता है हमारे कंपनसेशन के अमाउंट को, और वो आर्बिट्रेशन या कोर्ट या ऐसे किसी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के पास डिस्प्यूट रहता है। तो वो एक चैलेंज रहता है जो हम देखते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में 90% लैंड तो डे 1 पे अवेलेबल हो जाता है कॉन्ट्रैक्टर को काम करने के लिए। 5-10% लैंड में कुछ इश्यूज रहते हैं जो ओवरऑल कंटिन्यूटी में क्लियर होते हैं। सेम तरीके से क्या है कि जब हाईवे किसी इकोनॉमिक सेंसिटिव जोन से जा रहा है या फॉरेस्ट एरिया से जा रहा है या कोस्टल एरिया से जा रहा है, तो हमारे को क्लियरेंसेस लेना उसके लिए इन्वायरमेंट क्लियरेंसेस के बड़े ही स्ट्रिक्ट रूल्स हैं। उस पूरी प्रोसेस को पार करना पड़ता है। एक तो सरकार की तरफ तो ये रहता है कि चूंकि प्रोजेक्ट डिलेड हो गया तो परसीव्ड बेनिफिट्स उतने टाइम से डिले हो जाते हैं। कॉन्ट्रैक्टर के साइड से क्या है कि उनके ओवरहेड्स बढ़ जाते हैं। देयर मैन पावर मशीनरी हैज टू रिमेन देयर ऑन द प्रोजेक्ट फॉर अ लॉन्गर टाइम। तो ये एक इश्यूज रहते हैं विच आर बियॉन्ड अवर कंट्रोल। बट अगर हम सब कुछ 100% करके आगे जाने का इंतजार करेंगे तो शायद अगर हमारी 50 किलोमीटर की रोड है जिसमें से केवल से 3-4 किलोमीटर का प्रोसेस है जो हमने काम शुरू करने के साथ साथ किया, और नहीं तो 3 साल वो पूरा प्रोजेक्ट ही डिलेड हो जाएगा। तो एटलीस्ट 50 में से 45 किलोमीटर या 46 किलोमीटर जो साथ साथ बनता जा रहा है वो यूटिलाइज हो रहा है, अनलेस इट इज ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट। तो हमारे तो ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट और ये तो इसलिए 90% हम डे 1 पे दे देते हैं। 10% के लिए थोड़ा पैरेलल में एक्सरसाइज चलती है जो डिले कई बार होता है, बट वो भी अब मिनिमाइज हो रहा है। अभी लर्निंग बाय एक्सपीरियंस होने से क्या बहुत सारी प्रोसेस जो हैं बहुत ही शॉर्टेंड कर दी गई हैं और परमिशंस बहुत फास्ट आ रही हैं। नहीं वो है। इससे एक इंटरेस्टिंग बात जो मुझे पता चल रही है कि हमने ग्लोबली देखा है, जैसे डेवलप्ड कंट्रीज हो या मिडिल ईस्ट में भी काफ़ी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट चल रहा है। वहाँ लोगों को दिखता है कि चीज़ें कितनी आसानी से होती है और इंडिया में इतनी स्लो की होती है, बट ऐसा नहीं होता है। वहाँ पे भी उतने ही कॉम्प्लेक्स चैलेंजेस है, और यहाँ पे जिस तरह से आपने इलेबोरेटिवली बताया, तो ग्लोबली भी आज इंडिया बहुत ऊपर खड़ा हो रहा है। स्पेशली पिछले 10-15 सालों में अगर हम देखें जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है वो किसी और देश में नहीं हो रहा है। एक्चुअली उसके 2 रीज़न हैं। एक तो अगर हम, जो कि ज़्यादातर कंपैरिजन डेवलप्ड वर्ल्ड के साथ होता है, तो डेवलप्ड वर्ल्ड में मेजर हाईवेज या इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्शन उन्होंने एक्सपेंशन कर लिया था 70s 80s तक। हमारा यहाँ लेट स्टार्ट हुआ 2000 में जब आया हमारा गोल्डन क्वाड्रिलेटरल वे। मगर अभी जो हमारा पर ईयर कंस्ट्रक्शन है, अगर 10,000 किलोमीटर आप देखें, दिस इज हाईएस्ट, और ये हम कंसिस्टेंटली कर रहे हैं पिछले 5-6 सालों से। दूसरा, हमारे यहाँ चैलेंजेस इसलिए ज़्यादा है, हमारा पॉपुलेशन वर्ल्ड में नंबर 1 है। अब अगर आप मिडिल ईस्ट या अमेरिका या उससे कंपेयर करेंगे तो उनके यहाँ लैंड में डेंसिटी पॉपुलेशन की कम है। हमारे यहाँ ज़्यादा है, तो ह्यूमैनिटेरियन एंगल ज़्यादा होगा, सोशल एंगल ज़्यादा होगा।
तो उसको हम उनके साथ नेविगेट करके जो है, तो हमारे चैलेंजेस उनसे बहुत ज़्यादा हैं। हमारे कई ऑफिसर्स, सीनियर ऑफिसर्स वगैरह, उन्होंने यूएन के असाइनमेंट में काम किया था अफ्रीकन सब कॉन्टिनेंट में, तो उनका डिस्कशन में आता था, तो वो बोलते थे कि उनका हाईवे जा रहा है तो किलोमीटर्स, 100 किलोमीटर्स वगैरह में आसपास कोई पॉपुलेशन ही नहीं, दैट इज गोइंग इन डेजर्ट। यस, तो वहाँ फिर कोई रेजिस्टेंस ही नहीं होना है ना। वहाँ पे हमने अभी अफ्रीका में एक प्रोजेक्ट किया, तो 2 लेन रोड इज कंसिडर्ड एज एन एक्सप्रेसवे, जबकि यहाँ तो 2 इसके लेन। लिए यहाँ पे क्या है कि ऑलमोस्ट कंटिन्यूअस आप यहाँ से गुजरात तक चले जाइए, आपको कोई फील्ड ऐसी नहीं मिलेगी जिसमें दोनों साइड हैबिटेशन ना हो। तो हमारी डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन जो है बहुत ज़्यादा है। इसकी वजह से हमारे सोशल एंगल और ह्यूमैनिटेरियन एंगल के एस्पेक्ट ज़्यादा रहते हैं, तो वो हमें टेक केयर करने पड़ते हैं। बट मुझे प्राउड है कि गवर्नमेंट की अच्छी पॉलिसीज से वो सारे चैलेंजेस नेविगेट करके भी हम 10,000 किलोमीटर पर ईयर दे रहे हैं। और जैसा कि आपने मेंशन किया कि एक टाइम पे 900 कॉन्ट्रैक्टर शायद वर्क कर रहे हैं इन डिफरेंट प्रोजेक्ट्स। एनएचआई ने काफ़ी स्टैंडर्डाइजेशन किया हुआ है, बट ये एक सेंट्रलाइज्ड जो दिल्ली में ऑपरेशंस होते हैं एंड लोकली रीजनल ऑफिस में, ये किस तरह से सेग्रीगेटेड है डिसीजन मेकिंग? और इतना सारा जैसे इंडिया, जैसे आपने बोला कि लार्ज पॉपुलेशन डेंसिटी है, देन द जोग्राफिकल टेरेन भी इतना बड़ा है, माउंटेन्स भी है, सीज भी है, ईस्ट वेस्ट भी देखा जाए तो इट हैज़ अ वेरी लॉन्ग स्ट्रेच। तो ये लोकली और सेंट्रली किस तरह से मैनेज होता है? आपने सही किया कि अदरवाइज अगर पूरा ही सेंट्रलाइज्ड होना था तो फिर रीजनल ऑफिसेज वगैरह बनाने की जरूरत नहीं थी। समबडी सिटिंग इन दिल्ली कुड हैव टेकन ऑल द डिसीजंस। मगर चूंकि हमारा कंट्री डाइवर्स है, डिफरेंट जियोग्राफिकल कंडीशंस हैं, डिफरेंट चैलेंजेस हैं, तो फील्ड में फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन लेने के लिए पीआईयू का सेटअप है और रीजनल ऑफिसर का सेटअप है। ये लोग ग्राउंड बेस्ड इंफॉर्मेशन, ग्राउंड बेस्ड इनपुट्स लेके सीनियर ऑफिसर को दिल्ली में भेजते हैं। और एनएचआई में प्रोसेस और डेलीगेशन काफ़ी डेमोक्रेटाइज्ड है, तो जितनी भी अप्रूवल्स की मीटिंग होती हैं, और अभी टेक्नोलॉजी इंडक्शन के बाद, ये कोविड के बाद वीसी जो है लार्ज स्केल तरीके से, एनएचआई इज वन ऑफ दोज ऑर्गेनाइजेशन जिन्होंने अपने एवरीडे वर्किंग फ्रेमवर्क में ही वीसी इंक्लूड कर लिया है। तो राइट फ्रॉम पीडी एवरीबडी कैन बी पार्ट ऑफ दैट हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। तो इनपुट्स जो हैं ग्रास रूट लेवल के इनपुट डिसीजन मेकिंग में डायरेक्ट आ रहे हैं। और इसकी वजह से क्या है कि जो डिसीजन लिए जा रहे हैं वो एक्सेप्टेबिलिटी उनकी काफ़ी हाई है ग्राउंड पे। बहुत ही कम ऐसे एनएचआई के प्रोजेक्ट हैं जिनको पब्लिक मना करती है या कि उसमें कुछ उनका डिसकंटेंट। अदरवाइज हमारे सारे प्रोजेक्ट हो रहे हैं। यही रिफ्लेक्शन है कि हमारी स्पीड ऑफ कंस्ट्रक्शन काफ़ी हाई है। काफ़ी हाई। अभी अगर हम यंग जनरेशन की बात करें, मैंने काफ़ी पिछले दिनों में देखा हुआ है, ये जब से एआई आया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, काफ़ी यंग जनरेशन इज़ गेटिंग अट्रैक्टेड टूवर्ड्स कि अगर इंजीनियरिंग फील्ड लेना है तो एआई ले या कंप्यूटर ले या आईटी ले, क्योंकि ये आगे बूम करेगा। कोई सिविल इंजीनियरिंग के बारे में नहीं सोच रहा है। तो हम ऑडियंस को ये बताना चाह रहे हैं कि किस तरह से AI एंड डिजिटल टूल्स आर बीइंग इम्प्लीमेंटेड इन इंफ्रास्ट्रक्चर ऑल्सो, एंड किस तरह से अपग्रेडेशन हो रहा है फ्यूचर में, एंड व्हाट आर द फ्यूचर पॉसिबिलिटीज एंड फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज फॉर द यंग जनरेशन। डिजिटल टूल्स और एआई तो अभी बज़वर्ड पिछले 3-4 सालों से आया है। मगर जो डिजिटल टूल्स अगर आप कहें, तो जैसा मैंने कहा कि एनएचआई या मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज सैटेलाइट इमेजेस, जो डिजिटल टेरेन मॉडल डीटीएम, ये इसका यूज़ हम लोग एटलीस्ट 2000 से कर रहे हैं। हमने जीपीएस बेस्ड सर्वे शुरू किया और डिजिटल टेरेन मॉडल बना के हम अपने प्रोजेक्ट की डिज़ाइनिंग करते हैं, प्लान प्रोफाइल बनाते हैं, देखते हैं कि कॉस्ट इफेक्टिव मेथड क्या है, कहाँ पे अर्थ कम लगेगी, कहाँ कटिंग ज़्यादा होगी, सो दैट वी डू लीस्ट डैमेज टू इन्वायरमेंट और लीस्ट कॉस्ट में प्रोजेक्ट खत्म हो फास्टर टाइम में। तो डीटीएम मॉडल का इस्तेमाल तो हम लोग पिछले 10 सालों से कर रहे हैं। और जो अभी लेटेस्ट एआई है, एआई हेल्प्स यू इन डिसीजन मेकिंग, रूटीन टास्क में। अभी इसका भी हम लोग तीनों स्टेजेस में प्रोजेक्ट के इस्तेमाल कर रहे हैं। वन इज डिजाइनिंग एंड कंसेप्चुअलाइजेशन। तो जैसे मैंने बोला कि जो हम अभी गति शक्ति प्लेटफॉर्म पे जब प्रोजेक्ट का अलाइनमेंट फ्रीज करते हैं, तो इसमें
एक अलाइनमेंट, दूसरा अल्टरनेटिव, तीसरा अल्टरनेटिव की कॉस्ट कंपेयर करने के लिए हम उसमें 3 एस्पेक्ट देखते हैं कि लैंड की कॉस्ट का क्या इफ़ेक्ट है, कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट का क्या इफ़ेक्ट है और एनवायरमेंटल एनवायरमेंट इफेक्ट। डैमेजेस या यूटिलिटी शिफ्टिंग्स का क्या इफ़ेक्ट है। तो ये पूरी प्रोसेस फास्ट हो जाए, तो एक बार अगर हमने इनपुट डेटा दे दिया तो एआई का मॉडल बना के उससे फटाफट ये कंसल्टेंट जैसे आपकी कंपनी है, यस वो उसकी कंपैरिजन दे देते हैं। यस। तो हमें ये पता चल जाता है व्हिच वन इज़ द बेस्ट अल्टरनेटिव। तो यहाँ डिसीजन प्लानिंग की स्टेज में यूज़ होगा। कंस्ट्रक्शन की स्टेज में हम लोग क्या कर रहे हैं कि ड्रोन्स की कंस्ट्रक्शन की एवरी मंथ कंस्ट्रक्शन का हम ड्रोन का प्रोग्रेस देखते हैं। एआई में हमने लर्निंग मॉडल डाल दिया है कि व्हाट इज डिफरेंट लेयर्स ऑफ हाईवेज, हाउ दैट कैमरा विल based on that photograph, how the system will identify whether this is earthwork, whether this is GSB layer, whether this is WM layer, whether it is bituminous layer, whether it is concrete layer, whether it is a minor ridge, whether it is a major ridge. So when a drone goes over a project, the system through AI captures what is the progress. Yes. And then we show the changes. What was the position last month or what it is now, last quarter, and what is now. So in real time, at any point of time, you can track the progress of the project. Based on this, you can also get the information about the financial progress, how much money is supposed to be spent on that, and what actually is being reported. Similarly, we are using AI for quality checking purposes. The roads which are already built, then we use this NSV survey, and then we use this drone survey, and this input we put to our AI system. We have a separate office where youngsters have almost 40 people are working, young people from IITs and other top engineering colleges who are working on this digital tools only, AI and digital tools. And based on that, when an NSV vehicle goes, it captures each and every pothole, every crack, every missing details, where signboards have been damaged or they are not reflecting properly or they are not there at all. So these are defects, and then a simple output is there. So we send that to contractor automatically as well as to authority engineer and PIU, and then they complete that repairs and then again upload in the system. Then system again checks, okay, last month there was a pothole here, and in the new survey now that pothole has been repaired. If it is not there, then there are penalties. So this whole thing is getting done automatically through AI, and it is just starting. Abhi more and more data AI goes on the data. So this system has started in pilot basis on 5-6 projects from last 7-8 months, and hopefully in this financial year we will be fully doing that on our all projects which are in O&M stages. डेफिनेटली इससे लोगों को काफी बस होता है कि AI is going to take away our jobs, बट आपने जो भी बताया ये तो नया है, ये तो नया है। तो अभी तो हमारे यहाँ कम से कम 50 लोग तो डायरेक्ट इनपुट हो गए उनकी एडिशनल इंडक्शन में, अदरवाइज दे वर नॉट देयर एट ऑल। और डाउन द लाइन NSV चलाने वाले, ड्रोन चलाने वाले, जो नई फील्ड है जिससे ड्रोन के लोग रोडवेज में तो इसके पहले ज़्यादा थे ही नहीं, बहुत पहले लैंड की वीडियो रिकॉर्डिंग करते थे एसेट के लिए, जब कि कंपनसेशन का अमाउंट क्या होगा, प्रोग्रेस वगैरह के लिए एक पिक्टोरियल व्यू दिया जाता था जो आप अभी यूट्यूब पे कई इंडिपेंडेंट लोग देते हैं, बट उसका इन्फॉर्म्ड डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में क्या यूज है, उसका एवरीडे प्रोग्रेस मॉनिटरिंग साइंटिफिक तरीके से कैसे कर रहे हैं, वो सब उसमें नहीं था। वो केवल एक पिक्चर थी विदाउट एनी इम्प्लाइंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम दैट। AI इज डूइंग दैट। वेरी ट्रू। आगे बढ़ते हुए अगर हम लीडरशिप की बात करें, जो इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्री में आज ज़रूरी हो गया है कि अभी पहले की जनरेशन थोड़ा आगे अपने आगे के जनरेशन को चीज़ें हैंड ओवर करने के प्रोसेस में काफ़ी दिख रहा है, काफ़ी नेक्स्ट जनरेशन लीडरशिप रोल्स में आ रहे हैं। तो व्हाट इज़ दैट क्रिटिकल एस्पेक्ट जो मिसिंग है आज के दिनों में, और क्या चीज़ें लीडर्स शुड फोकस ऑन ताकि वो एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्री में एक लीडरशिप पोजीशन पे आ सके कल जाके। जैसे आपका पोजीशन अगर किसी को लेना है या समवन इज एस्पिरेशनल टू वर्क इन गवर्नमेंट, तो उसको खुद में क्या स्किल डेवलपमेंट करनी चाहिए? देखिए, गवर्नमेंट जॉब करने के लिए इंडिया में बहुत सारे एवेन्यूज हैं, एंड वन ऑफ द एवेन्यू इज हाईवे। यस। तो
मैं तो ये कहूँगा कि जैसे कि हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब का विजन है कि बाय द टाइम वी रीच 2047, दैट इज 100 years फ्रॉम आवर इंडिपेंडेंस, वी शुड बी अ डेवलप्ड नेशन. यस, विकसित भारत. And right now, from last 2014 onwards, we have made a good progress in that. बट अभी जैसे भारतमाला में सोचा गया है कि हम 26,000 किलोमीटर के एक्सप्रेस वेज बनाएंगे, अभी हम 6,000 किलोमीटर हमने करीब करीब कंप्लीट कर दिए हैं. इसी तरीके से हमारा जो नेशनल हाईवे नेटवर्क है 1,46,000 का, ये भी 3 लाख करना है, किलोमीटर तक जाएगा. और अभी जो हमारी लॉजिस्टिक कॉस्ट है, हमारा कंट्री जैसे आपने बताया ना कि हमारे यहाँ डिफिकल्ट ट्रेन है, पहाड़ हैं, मैदान है, नदियाँ हैं, सब जगह अभी कनेक्टिविटी उतनी अच्छी नहीं है. तो हमारी जो लॉजिस्टिक कॉस्ट है, जिससे हमारे जो अदर इकोनॉमिक सेक्टर है, क्योंकि कोई भी सामान अगर बन रहा है तो उसको किसी न किसी डेस्टिनेशन पे जाना है, वहाँ से आना है. तो हमारी अभी जो लॉजिस्टिक कॉस्ट है वो 14% ऑफ जीडीपी है. इसको अगर वर्ल्ड स्टैंडर्ड पर लेके आना है तो ये घट के 6% के आसपास आनी चाहिए. तो ये तभी होगा जब हमारा नेटवर्क और स्ट्रांग होगा. MORTH ने काफ़ी पहले ही ये विज़न बनाया था कि एवरी 100 किलोमीटर के ग्रिड में हमारा नेशनल हाईवे होना चाहिए, एंड एवरी डिस्ट्रिक्ट शुड बी कनेक्टेड. तो ये सारी एक ओवरऑल स्कीम्स में चल रहा है. और अगर ग्लोबल स्टैंडर्ड से कंपेयर करें तो जो एक्सेस कंट्रोल्ड एक्सप्रेसवेज हैं, तो चाइना में ये 19.9 किलोमीटर पर 1000 स्क्वायर किलोमीटर पे है. अभी इंडिया में हम 2.4 पे पहुंचे हैं. अभी जैसे मैंने कहा 6,000 स्क्वायर किलोमीटर ही है हमारा. तो अभी हमारे को तो अभी शुरुआत ही है. तो ये सेक्टर किसी भी सेक्टर से एवरी ईयर जो ईयर टू ईयर ग्रोथ अगर इंडस्ट्री जो देखती है, उसके हिसाब से इसमें अगर 2047 में अभी केवल ऑलमोस्ट 20 ईयर्स ही बचे हुए हैं. तो 20 ईयर्स में वी हैव टू गो 20 टाइम्स. तो हमारा ग्राफ चाइना की तरह एकदम वर्टिकल खड़ा होने वाला है इंफ्रास्ट्रक्चर में. तो इसमें तो जितने इंजीनियर्स लगे हैं, इनसे 20 टाइम्स और ज्यादा लगने चाहिए. तो ज्यादा इंजीनियर्स को सिविल इंजीनियरिंग लेना चाहिए. तो डाउन द लाइन इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स की जॉब बढ़ने वाली है, इंजीनियर्स की जॉब बढ़ने वाली है, कंसल्टेंट डिजाइनर की होने वाली, कंस्ट्रक्टिंग इंडस्ट्री की बढ़ने वाली, स्किल्ड मैन पावर की बढ़ने वाली है. और गवर्नमेंट सेक्टर में अभी जब हम लोग ने नौकरी ज्वाइन करी 30 साल पहले तो केवल MORTH था, एंड वी वर लार्जली डिपेंडेंट ऑन स्टेट PWDs. They are still doing that work. Then NHI was created. Then NHIDCL was created. Then now another aspect has been added. So NHLML for wayside amenities and public amenities has been added. Then for FASTag, another thing, IHMCL has been created. Now government has also recently started NVIT. So one investment fund. So one public investment fund is there already. NH Rajmarg and NVIT was there. So this new creation of new companies is itself a demonstration की ये तो डिमांड और किसी भी सेक्टर से बहुत ज्यादा है. डेफिनेटली. तो और यंग जनरेशन को और ये लेना चाहिए. एंड जो भी आप आसपास देख रहे हैं वो सिविल इंजीनियरिंग है. तो और द वर्क यू क्रिएट यू कैन फिजिकली सी, यू कैन शो टू योर चिल्ड्रन, यू विल बी ऑलवेज प्राउड कि ये रोड मैंने बनाई थी 20 साल पहले, या ये ब्रिज मैंने बनाया था. तो यू कैन टेल दैट टू फ्रेंड्स, रिलेटिव एंड योर ओन वुड बी डॉटर्स. एंड वो तो आपको तो ये सामने दिखेगा ये क्रिएटेड थिंग. डेफिनेटली. तो वो एक अलग ही आपको फील गुड फैक्टर देता है. एंड अगर जैसे आपने विकसित भारत 2047 बोला था, अगर कोई आदमी किसी को हमें विजन देना है कि 2047 में रोड्स किस तरह से होंगे, तो व्हाट कैन द पब्लिक एक्सपेक्ट? बेस्ट इन वर्ल्ड. अभी भी आप देखिए, अगर हमारे जो नए इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट है इंडिया का, जैसे आप एयरपोर्ट पे जाइए, मेट्रो स्टेशन पे जाइए, और यू कंपेयर दैट टू अमेरिकन और एनी अदर कंट्रीज, बिकॉज दे वर मेड इन लास्ट maybe 10-20 years before. So they could not see many new issues, new problems. हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर उन सबको लेटेस्ट को लेके बनाया जा रहा है. तो हमारे मेट्रो स्टेशन भी उनसे सुंदर दिखते हैं, हमारे एयरपोर्ट भी उनसे सुंदर दिख रहे हैं, हमारे लेटेस्ट जो रेलवे का रिनोवेशन हो रहा है, रेलवे स्टेशन या ट्रेन जो आ रही है वो भी उनसे सुंदर दिख रही हैं. हमारे जो नए लेटेस्ट एक्सेस कंट्रोल हाईवेज बन रहे हैं वो भी उनसे सुंदर दिख रहे हैं, क्योंकि हमने लेटेस्ट चीजों को ध्यान में रख के उसको बनाया है. स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर. तो 2047 में तो होपफुली वी विल बी नंबर 1
in infrastructure हाँ, development. everyone would Hmm. refer कि भाई इंडिया का Hmm. इंफ्रास्ट्रक्चर देखो, जैसे अभी Hmm. थोड़े दिन पहले हम लोग चाइना, साउथ कोरिया, जापान Hmm. इनका देखते थे. डेफिनेटली. एंड लास्टली अगर हम एक छोटा क्विक सेगमेंट करते हैं जिसको आई कॉल पब्लिक वांट्स टू नो, तो इसमें हाईवे इंडस्ट्री को लेके टॉप गूगल्ड 3 क्वेश्चंस है, तो वो हम आपसे पूछना चाहेंगे कि स्पीड इंक्रीज हो रहा है कंस्ट्रक्शन का हाईवेज पे, बट हाउ इज सेफ्टी बीइंग एंश्योर्ड एट द सेम टाइम? एक्चुअली देयर आर 3 E's वी से कि इंजीनियरिंग तो फर्स्ट पार्ट हो गया, सेकंड पार्ट हो गया एजुकेशन. Education का the one who is using that road, whether it is a pedestrian, whether it is a two-wheeler driver, whether it is a four-wheeler driver, or whether a commercial driver, they have to be properly educated about the Yes. Motor Vehicle Act, how to drive, which lane to utilize, where to lane cutting is to be done or not, like this. So Yes. education is very important. And then third one is enforcement. If somebody is not following the rules, then what is the penalty Fine. for that? और दूसरा एक चैलेंज ये है कि हमारे जितने भी मेजर हाईवेज हैं वो ब्राउन फील्ड हैं, दे आर ऑलरेडी पासिंग थ्रू हैबिटेटेड एरिया. उसमें अगर हम 80 या 100 की स्पीड से जा रहे हैं, देयर आर मेनी कनेक्शंस व्हिच आर कनेक्टिंग टू दिस हाईवे. वहाँ पे यूजुअली लोग कई बार केयरफुली नहीं होते हैं, बिना देखे एकदम से मेन उसमें एंट्री ले लेते हैं, तो वो सारी चीज़ों की वजह से एक्सीडेंट हो रहे हैं, जिसके लिए अभी एक स्पेशल ड्राइव चलाई गई है कि ब्लैक स्पॉट रिमूवल. तो ये पैरेलल में एजुकेशन, इन्फोर्समेंट एंड इंजीनियरिंग इम्प्रूवमेंट की ये जो ड्राइव चल रही है, इसका टारगेट है कि अगले 5 इयर्स में जितने भी हमारे एक्सीडेंट जो अभी रफली 3 लाख पर ईयर होते हैं हमारे एक्सीडेंट, जिसमें से फैटल करीब 1.5 लाख होते हैं, ये सारे 50% रिड्यूस किए जा सकें. एंड सेकेंडली अगर कंस्ट्रक्शन कॉस्ट की भी हम बात करें कि कंस्ट्रक्शन कॉस्ट हमेशा मोस्ट ऑफ द केसेस में हमने देखा है कि ज़्यादा ही हो जाता है वॉट एवर यू आर बिडिंग, तो आपके हिसाब से वो एक रीज़न क्या है जिसकी वजह से ये कॉस्ट एस्केलेट हो रहे हैं? एक्चुअली कॉस्ट एस्केलेट होने का एक रीज़न ये है कि अगर हमारे प्रोजेक्ट में अनफोर्सिंग डिलेज हैं, तो उस पीरियड के लिए जो जाहिर सी बात है, अगर सीमेंट आज 125 रुपए का बैग है और 4 साल तक प्रोजेक्ट खिस लगा है, तो चौथे साल में प्रोजेक्ट की सीमेंट की कॉस्ट बढ़ जाएगी, जो कॉस्ट इन्फ्लेशन नॉर्मल है. तो ये तो जो डिलेज इनकाउंटर्ड है सोशल, इन्वायरमेंट और इकोनॉमिक इश्यूज की वजह से, जैसे मैंने बताया था लैंड एक्विजिशन ये तो 10% वगैरह, तो वो तो एक रीज़न है. दूसरा, क्योंकि हम लोग पब्लिक की नीड्स के लिए बड़े ही सेंसिटिव हैं. पब्लिक कई बार जब प्रोजेक्ट की कंसल्टेशन स्टेज है, उस समय विजुअलाइज नहीं कर पाती कि जब ये एक्चुअली प्रोजेक्ट आएगा तो क्या होने वाला है. तो जब हमारा प्रोजेक्ट ग्राउंड पे आता है, तो देयर आर सो मेनी रिक्वायरमेंट की सर्विस रोड ऐड कर दीजिए सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से, या नए अंडर पासेस दे दीजिए, या अगर 2-3 अंडर पासेस वेरी क्लोज बाई हैं तो उनके ऊपर आप एलिवेटेड कंटिन्यूअस बना दीजिए. तो ये जो, क्योंकि अल्टीमेटली हम ये जो हाईवे प्रोजेक्ट कर रहे थे, इट वाज मेंट टू बी बेनिफिशियल टू द पब्लिक, तो हम उनकी ये जो नीड्स हैं इसको काफ़ी केयरफुली कंसीडर करते हैं, और मोस्ट लाइकली जहाँ तक हो सकता है हम इसको एग्री करते हैं. तो जो चेंज ऑफ स्कोप विच वाज नॉट देयर, विच वाज नॉट इन द ओरिजिनल स्कोप, तो यूजुअली 15% तक का ये इंक्रीज हो जाता है. चेंज ऑफ स्कोप एडिशनल डिमांड की वजह से आता है, जिसको NHI या मिनिस्ट्री काफ़ी पब्लिक सेंसिटिविटी की वजह से एग्री करती है. तो ये एक सिंगल रीजन ये है कि चेंज ऑफ स्कोप इज द मेन रीजन फॉर इंक्रीज इन कॉस्ट. एंड लास्ट क्वेश्चन, अगर किसी हाईवे प्रोजेक्ट में कुछ गलती हो जाए, चाहे किसी की भी हो, तो उसकी अकाउंटेबिलिटी किसकी होती है? अकाउंटेबिलिटी स्टार्ट फ्रॉम द वन हु हैज कंस्ट्रक्टेड. तो अगर कॉन्ट्रैक्टर की गलती है तो उसके ऊपर फाइनेंशियल पेनाल्टीज हैं, अगर उसने पॉट होल हुआ नहीं रिपेयर किया तो, और अगर वो कंसिस्टेंटली अपनी परफॉर्मेंस फेल हो रहा है तो उसको हम डिबारमेंट भी करते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन. इसी तरीके से जो सुपरविजन कंसल्टेंट है, क्योंकि सुपरविजन कंसल्टेंट फिर उसके ऊपर हमारा NHI का अपने सारे ऑफिसर्स के रोल हैं, तो उन सब की अकाउंटेबिलिटी फिक्स हो जाती है. या डेफिनेटली. थैंक यू श्रीवास्तव जी, ये इतना डिटेल्ड कॉन्वर्सेशन के लिए, राइट फ्रॉम प्लानिंग फ्रॉम स्क्रैच टू एक्चुअल एग्जीक्यूशन टू टोटल हैंडओवर, हमने पूरा डिटेल में कवर किया है. हमारे व्यूअर्स को काफ़ी इंसाइट्स मिले ऑफ व्हाट एक्चुअली हैपेंस बिहाइंड द डोर्स ऑफ एन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट. थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी कि हम अपना पक्ष
जनरल पब्लिक के सामने हम्म, रख पाए। और हमें वैसे हमेशा पब्लिक का पूरा सपोर्ट रहा है हमारे सब प्रोजेक्टों पे। और ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर और ऑनरेबल गडकरी सर के विज़न में हाईवे सेक्टर को तो सभी स्टेट्स गवर्नमेंट, सभी पब्लिक काफ़ी सपोर्ट करती रही है। और यस। इसी की वजह से हम जो अचीव कर पाए अभी तक, जो कि उन्हीं की सपोर्ट की वजह से ही है। तो होपफुली वी विल बी मीटिंग द विज़न ऑफ आवर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर टू मेक इंडिया अ डेवलप्ड कंट्री इन 2047। यस, डेफिनेटली। एंड एक मैसेज अगर आप यंग इंजीनियर्स को देना चाहते हैं जो शायद डिसाइड कर रहा है मैं क्या करूँ अपनी लाइफ में, तो उसके लिए आप एक क्या मैसेज देना चाहेंगे? अगर तो वो इंजीनियर बनना चाह रहा है तो मैं सजेस्ट करूँगा कि सिविल इंजीनियरिंग पर्टिकुलरली हाईवे सेक्टर को फोकस करे। अगर वो दूसरी फील्ड में है तो भी हाईवे के सेक्टर में सबसे ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं। इस समय जितनी भी बड़ी फाइनेंशियल डील्स हो रही हैं, जैसे मैंने बताई एनविट, तो उसमें टॉप फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स लगे हुए हैं। तो यू हैव चांसेस हियर। सो फाइनेंशियल सेक्टर, क्योंकि हमारे ईपीसी, हैम या बीओटी, इसका 50% पार्ट तो फाइनेंसिंग वाला पार्ट है, क्योंकि कैसे फाइनेंसिंग होगी, प्रोजेक्ट के लिए फंड कहाँ से आएगा। तो फाइनेंस सेक्टर में तो आप किसी भी सेक्टर में, फिर सोशल सेक्टर में है, आप अगर जर्नलिस्ट या लिबरल आर्ट्स में कर रहे हैं तो भी आप हाईवे सेक्टर में आ सकते हैं। तो व्हाटएवर बी योर स्ट्रीम ऑफ स्टडी, ट्राई टू गेट एसोसिएटेड इन हाईवे। लाइक आप घर से बाहर निकलोगे तो हाईवे अनअवॉइडेबल, सो मेक दैट पार्ट इन योर लाइफ आल्सो कि आप कैसे भी करके हाईवे से जुड़िए। What really stays with me from this conversation is this: infrastructure is not just what we build, it's the thinking and responsibility behind it. And to everyone watching, if this conversation gave you a new perspective, do share it, subscribe to the channel, and drop your biggest takeaways in the comments.